आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 8th डे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के उन टॉपिक के बारे में जो हम 7th लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, 8th लेक्चर। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड, जहां पर हमने लास्ट टॉपिक खत्म किया था कि जहां मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। तो वो आखिर होते क्या है? तो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ऐसा कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है, जिसमें मेटल अपने पास से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करता है, और उन दोनों के जुड़ने से जो नया कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है आयनिक कंपाउंड। यहां पर एक एग्जांपल दिया है जिसमें सोडियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को और पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, एक्सेप्ट करती है, और नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करती है या गेन करती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो ये सॉलिड और हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल भी होते हैं, हल्के से। जैसे हमारे घरों में जो सोल्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रिटल होता है, जिसे ठोक दिया जाए तो वो टूटकर बिखर जाता है। फिर आता है बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो ये सॉल्युबल होते हैं पानी में। जैसे हमारा नमक को जैसे ही पानी में डाला जाता है वो कुछ सेकंड में ही घुल जाता है, पर ये सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल, डीजल, इनमें इनसॉल्युबल होता है। फिर बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। तो हमारे घरों में जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड होता है, पर अगर उसके पाउडर में हम कोई भी करंट वायर डाल दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, पर उसी सॉल्ट को अगर हम पानी में मिला दें तो वो जो सॉल्ट वाटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज की। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और ये क्या काम करती है? तो यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज एक तरह की लिस्ट होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के फॉर्म में रखे जाते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनको उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है एक्टिविटी के बेस पर। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका कौन? पोटेशियम, जिसकी सबसे हाई होती है। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहां पर सबसे ज्यादा हमारा गोल्ड आएगा जो सबसे कम रिएक्टिव होता है, फिर होता है सिल्वर, फिर आता है कॉपर, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है आयरन, जिंक और हाइड्रोजन और कार्बन एक तरह के एक्सेप्शन होते हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम। तो यहां पर नीचे से ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में या ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा हाई वाला सबसे ऊपर आएगा, फिर सबसे लो वाला सबसे नीचे आएगा। तो 1 बाय 1 इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, तो उसे कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। नॉन मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन है हमारे उसमें? यहां पर दो है, पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। इट इज यूजफुल टू प्लेस कार्बन एंड हाइड्रोजन इनटू द रिएक्टिविटी सीरीज बिकॉज दिस एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। हियर इज द रिएक्टिविटी सीरीज इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब मैंने बताया था कि ये एक्सेप्शन है क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, पर उनको क्यों रखा गया है? क्योंकि वो क्या करते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में मदद करते हैं, इसलिए उनको इस ग्रुप में रखना एक सही निर्णय है या एक सही डिसीजन माना जाता है। तो चलिए, ये तो थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की बात। अब बात करते हैं आगे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहला हमारा है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब होता है एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज, उसके प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन के बारे में स्टडी की जाती है। साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज, उसकी स्टडी, प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, इनके बारे में स्टडी की जाती है, उसे कहा जाता है
मेटलर्जी। वहीं पर दूसरा टॉपिक है हमारा मिनरल्स, तो ऐसे में एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली मिलते हो, जो कहां पर मिलते हो, नेचुरली, नेचर में मिलते हो, अर्थ के क्रस्ट में, तो उसे कहा जाता है मिनरल्स। फिर आता है ओर्स, दोस मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। अब यहां पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक पर्टिकुलर मेटल की ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती हो तो उसे कहा जाता है और, जब उसे प्रॉफिटेबल तरीके से निकाला जा सकता हो। जैसे हम लोग मिट्टी में से निकालते हैं आयरन वगैरह, तो कुछ जगहों पर मिट्टी में आयरन वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, गोल्ड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसे निकालना क्या कहलाता है, ओर्स। फिर आता है गेंग्यू पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स इन द फॉर्म ऑफ सैंड, सॉइल एंड डस्ट। अब मैंने मिट्टी में से गोल्ड निकालने के लिए क्या किया, पूरी मिट्टी को निकाला, तो उस मिट्टी को जब मैं गर्म करूंगा तो जो गोल्ड होगा वो लिक्विड फॉर्म में मोल्ट होकर अलग हो जाएगा, पर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में, तो वो लिक्विड फॉर्म के ऊपर जो ब्लैक कलर का लेयर होता है वो कहलाता है गेंग्यू, क्योंकि उसमें सॉल्ट, सॉइल और डस्ट सब सारी चीजें पाई जाती है, जिन्हें गेंग्यू पार्टिकल्स कहते हैं। फिर आता है इनरिचमेंट ऑफ ओर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गेंग्यू पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स। अब ओर्स में जो मिट्टी होती है उसको निकालना कहलाता है इनरिचमेंट ऑफ ओर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि उसको क्या किया जाता है, उसमें से साफ किया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कौन कौन सी मेथड से हम इन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, यहाँ पर ओर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव वाला जो कंपाउंड होता है, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको इस मेथड से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसको इस मेथड से निकाला जाता है, जो मोल्ट होकर अलग हो जाती है। मोल्टन और, जैसे अब मैंने कोई भी हाईली रिएक्टिव कंपाउंड लिया, उसको गर्म करके मोल्ड किया और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रोलाइसिस को परफॉर्म किया, तो वहां पर मेरे पास में क्या निकल कर आ जाएगा, प्योर मेटल। बाकी की ये सारी चीजें हम इस वाले में पेज पर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन में। तो पहली होती है गेंग्यू। सबसे पहले कहीं पर भी अगर मिला हमें, जैसे कि हमारे यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर में क्या मिला है, लिथियम का भंडार, तो लिथियम के भंडार में जो सारी चीजें होगी उसमें से क्या किया जाता है, खदानों से पूरी की पूरी मिट्टी को खोदा जाता है। अब उस मिट्टी को लाया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और उसमें जो भी इंप्यूरिटीज होती है, मिट्टी वगैरह होगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उनको अलग करना कहलाता है गेंग्यू, राइट। तो वहां पर जो भी सारे कंटेमिनेटेड सॉइल, सैंड वगैरह होती है वो कहलाएगी हमारी गेंग्यू। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है उस गेंग्यू को हटाना। फिर आता है रोस्टिंग। The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is called roasting. तो जैसे कि यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, तो सल्फाइड ओर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है बहुत ज्यादा, जिससे वो किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन्हें गर्म किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। फिर आता है कैल्सिनेशन। जब किसी कार्बोनेट ओर को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, तो उसे कहा जाता है कैल्सिनेशन। जब भी कोई कार्बोनेट आयन को गर्म कर कर उसको ऑक्साइड में बदला जाता है तो कैल्सिनेशन, और किसी सल्फाइड आयन को या सल्फाइड ओर को गर्म कर कर ऑक्साइड में बदला जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कहलाती है रोस्टिंग। फिर आता है रिडक्शन। जब मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट को उसमें डाला जाता है। जैसे कि एक कार्बन का इस्तेमाल किया गया है नीचे, तो यहाँ पर जिंक के साथ किसको रिएक्ट कराया जा रहा है, कार्बन को। तो कार्बन क्या करता है, यहाँ से जिंक ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और रिडक्शन एजेंट की तरह काम करेगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिससे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाता है, प्योर
सब्सटेंस। तो ये सारी प्रोसेस या स्टेप्स को फॉलो कर सबसे पहले गेंग्यू, जहां से हम इंप्योरिटीज को निकालते हैं। फिर आता है हमारा रोस्टिंग, जहां पर सल्फाइड ओर को साफ किया जाता है, और सल्फाइड ओर को गर्म कर उससे ऑक्साइड को बनाया जाता है। फिर कार्बोनेट ओर से क्या बनाया जाता है, ऑक्साइड को, जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं। फिर उस ऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि कार्बन वगैरह की। तो उस प्रोसेस के बाद में हमें मिलता है प्योर कंपाउंड या प्योर मेटल, जिसे हम यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। द मोस्ट बाइली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योरिटी मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब यहां पर दो कंपाउंड को अलग अलग करना है, जिसमें इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर है। तो वहां पर क्या किया जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो जो प्योर कॉपर है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और इम्प्योर कॉपर एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होती है प्रोसेस, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने कॉपर सल्फेट का एक कंपाउंड लिया और उसमें इम्प्योर कॉपर और थोड़ा बहुत जो भी प्योर कॉपर उसमें मिला हुआ है, वो दोनों को उसमें मिक्स किया हुआ है। तो उसको क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर था या इम्प्योर मेटल था, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होना शुरू कर देगा। अनइक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। अब जैसे जैसे ये किसमें डिसॉल्व होगा, इलेक्ट्रोलाइट में, वैसे वैसे ही प्योर कॉपर जो होगा वो कैथोड पर जाकर मिक्स करने लगेगा, मिलने लगेगा और उससे चिपक जाएगा, उस पर डिपॉजिट होने लगेगा। द इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मड। अब यहां से जब प्योर कॉपर यहां पर कैथोड पर आकर चिपक जाएगा सारा एनोड से निकलकर, तो जो बचा हुआ इम्प्योर कंपाउंड है वो क्या करेगा, यहां पर नीचे दब जाएगा और एक सॉलिड के फॉर्म में वहीं पर सेटल हो जाएगा, जिसे कहा जाता है एनोड मड। क्या कहा जाता है, एनोड मड। यहां पर कैथोड की जो रिएक्शन होती है, तो ये क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और क्या करता है, सोडियम बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो हट जाता है, और यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन को अपने पास से रिलीज कर देता है, जिससे इसके पास न्यूट्रल चार्ज आ जाता है। और इस तरह से पहली रिफाइनिंग की जाती है और मोस्ट वाइडली यूज की जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए। फिर यहां बात करते हैं कोरोजन की। तो कोरोजन एक तरह से डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब भी ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो उसे कहा जाता है कोरोजन। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल है सिल्वर का। तो सिल्वर धीरे धीरे ब्लैक कलर का एक कंपाउंड बना लेता है, जिसे सिल्वर ऑक्साइड कहा जाता है, और ये सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, जो उस पे ब्लैक कलर या धीरे धीरे उसको खत्म करने लगता है। कॉपर का कोरोजन भी एक तरह का एग्जाम्पल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कंपाउंड बनाता है। आयरन भी जब ज्यादा ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन में मिला होता है या उस पर ज्यादा ही एक्सपोज होता है, तो वो भी एक तरह का कंपाउंड बनाता है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। और इसमें लास्ट टॉपिक है, हमें इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2025 के उसमें आया है कि राइट 2 वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। कौन कौन से तरीके हैं जो प्रिवेंट करते हैं कोरोजन को। तो सबसे पहला है हमारा पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग और मेकिंग एलॉयज। यहां पर सबसे ज्यादा यूज की जाती है गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन क्या करती है, किसी और मेटल के ऊपर किसी ऐसे मेटल को चढ़ा देती है जो बहुत कम कोरोड होता है। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर स्टील की एक लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि स्टील क्या करता है, बहुत रेयरली या बहुत स्लो
कोरोड होता है, जिसकी वजह से वो एल्यूमिनियम को भी कोरोड नहीं होने देता। तो वो एक तरह से लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो एल्यूमिनियम को भी सड़ने से बचा लेती है। फिर आता है एलॉय। एलॉय एक तरह का मिक्सचर होता है जो दो मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाकर बनाया जाता है। हो सकता है उसमें दोनों ही मेटल्स का इस्तेमाल किया जाए या मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया जाए, तो वो कहलाता है एलॉय। उसके कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर। आयरन मिक्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिर दूसरा है स्टील। आयरन और निकल एंड क्रोमियम को जब मिलाया जाता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं स्टील, जो कि बहुत कम कोरोड होता है। फिर आता है ब्रास। कॉपर और जिंक को जब मिलाया जाता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे ब्रास या तांबा कहते हैं। फिर आता है ब्रोंज। कॉपर और टिन को जब मिलाया जाता है तो वो कहलाता है ब्रोंज। फिर आता है सोल्डर। लेड और टिन को जब मिलाया जाता है तो सोल्डर बनता है। और मरकरी और मेटल को मिलाया जाता है तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे कहा जाता है अमलगम। इस तरह से हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।